नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आमजन से संवाद किया और कार्यक्रम में मौजूद युवाओं, बच्चों और नागरिकों का उत्साह बढ़ाया। राहगिरी कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों ने योग, खेलकूद, साइकिलिंग और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ मजबूती भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। मुख्यमंत्री की उपस्थिति से राहगिरी कार्यक्रम में विशेष उत्साह देखने को मिला है। भोपाल में नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त शकुल वृद्धाश्रम संध्या छाया के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धाश्रम बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार बुजुर्गों के कल्याण और जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने वृद्धाश्रम के संचालन और सुविधाओं की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणा का उदाहरण बताया है। पेंशन वितरण लगभग 450 करोड़ की इस पूरे आयोजन के लिए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर ही मौजूद समस्त अतिथिगण और आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक अच्छे देवी कार्य की तरह हम सब यहाँ इस आयोजन का साक्षी बने। 2-3 कारण से इस विभाग का अत्यंत महत्व भी है और ये हमारे लिए आज के समय में और महत्व की इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को सब तरह से सब क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर विकास के पर्याय का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी अंदर की भावनाओं के आधार पर देश की पहचान हजारों साल से सनातन संस्कृति में तो चींटी से भी प्रेम करने की हमको प्रेरणा दी गई। ऐसे समय में हमारे इस स्वजनों के साथ किसी कारण से वह अपने स्वयं के आवास या परिवार से अगर दूर हैं, बच्चा कहीं बाहर है, किसी और स्थान पे है, ऐसे में हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे और उनको परिवार का माहौल मिले, परिवार का वातावरण मिले। सच में मैं आज जब साइंटिस्ट है भाभा इंस्टीट्यूट में वो जो उनकी नौकरी थी, उन्होंने घर पे आने की मिठाई खिलाई तो मन गदगद हो गया। ऐसा लगा कि हाँ, हमारे बीच वास्तव में जिस बात की कमी थी वो उसकी पूर्ति हो गई। और सब श्रेणी के साथ अलग अलग प्रकार के सब प्रबंधन किए हैं। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है, डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेके तमाम चीज़ों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी। और जितने प्रकार से हो सकता, सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे, लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। अब हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे ही परिवार के बच्चे किसी भी कारण से, कोई अस्थि बाधित, कोई दृष्टि बाधित, ये तो परमात्मा की लीला है। हमारे यहाँ तो अष्टावक्र के समय से इस शरीर के अंदर, शरीर के अलावा भी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के अपने अंदर सुनने, समझने की, देखने, जानने की क्षमता होती है। और ऐसे में कोई भी कारण से हमारे बच्चे अगर
किसी बात की उनको आवश्यकता है तो वो हमारे प्रेम की आवश्यकता है। समाज प्रेम लुटाए, सरकार साथ खड़ी है। समाज कल्याण विभाग ने सब प्रकार से जोड़ करके सबके लिए अवसर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने तो दिव्यांग शब्द दिया उपयोग किया है। वास्तव में ये पुराने समय में विभाग का नाम थोड़ा जो लेते थे तो अटकता था, लेकिन हमारे बीच आज के समय में उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से विभाग ने बहुत अच्छी चिंता की। बच्चों को खेलने की भी चिंता की, अलग अलग प्रतियोगिता करी, उनको पुरस्कार दिए। मेरी अपनी ओर से सभी दिव्यांग भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं। खास करके हमने तो निजी क्षेत्र में भी इस तरह की योजनाओं को बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में कोई कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी में बाकी के काम निर्माण करे, लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम बनाता है तो सरकार ही नहीं समाज भी बनाए, तो समाज को जोड़कर भी उसके साथ इस व्यवस्था के आधार पर इन सारी बातों को आज के समय में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ हमारे बीच ऐसे अच्छे कामों के लिए सरकार सदैव दिल खोल के तैयार है। 2 दिन बाद अर्थात परसों हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मेरी अपनी ओर से बधाई। और बीते दिन बसंत पंचमी का आनंद आया है। ऋतुओं का राजा बसंत, ये जब अपनी छटा बिखेरता है तो वो सब प्रकृति जैसे मुंह से बोलने लगती है, चारों तरफ एहसास होता है। और एकदम ईश्वर की ये ऐसी लीला है। हमारी अपनी सनातन संस्कृति के बलबूते पर लोगों के लिए मौसम हो सकते हैं, लेकिन हम अपने भाग्य में ऋतुओं को लेकर के आए हैं। हमारे 6 ऋतुओं का आनंद, हर ऋतु का अपना आनंद है। और बसंत जब खिलता है तो होली तक की छटा अलग प्रकार से पहुंचती है। ये जो आनंद आता रंगों का, त्योहार के आगमन का, इसलिए कितना अच्छा लगता है। भगवान महाकाल के गाल पे भी कल गुलाल लगा और भगवान राम भी वहां अयोध्या में गुलाल से शुरुआत करके बसंत पंचमी का आनंद लेते हुए परमात्मा की कृपा से बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब भारत बढ़ रहा है, मैं भी दावोस से लौट करके कल ही आया हूं। और ये बात सही है कि आज के दौर में, बदलते समय में सभी सरकारें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके विकास के लिए नए नए संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। 3 सर्वाधिक तेज गति से विकास वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का अपना स्थान भी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दावोस के अंदर कौन से उद्योगपति, देश के हो या विदेश के, हर एक कोई मध्य प्रदेश और अपने देश के साथ जुड़ना चाहता है। और वो प्रतिनिधिमंडल भी पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल अगर गया था तो मुझे खुशी है हमारे भारत का गया था। और भारत के प्रतिनिधिमंडल ने अलग अलग प्रकार से, कितने प्रकार से विचार होते और कितने प्रकार से काम होते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। नवकरणीय ऊर्जा, बिजली का उत्पादन। अब बिजली के उत्पादन के बिना तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं। जो प्राकृतिक रूप से हो सकता है वो सब करिए। इसलिए बिजली भी कौन सी चाहिए, वो बिजली की शुद्धता पे भी आ गए। अभी तक तो थर्मल और उस पे जाते थे बड़े बड़े अलग प्रकार से, लेकिन अब कहा कि सोलर एनर्जी चाहिएगी। आजकल तो पंप स्टोरेज आ गया है, हवा के पंखे विंड एनर्जी पे भी आ रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर जब ये बात बताई गई कि मध्य प्रदेश के अंदर अपने द्वारा
लगभग 8,000 मेगावाट के 2 साल के अंदर हमने अपने संकल्प के आधार पर ठोस निर्णय लेते हुए बिजली का उत्पादन भी, जब हम बिजली की दर की बात कर रहे हैं तो मैं तो समझ रहा था कि देश में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन करके डिस्कॉम कंपनी को हमारी परचेसिंग से सेल के बीच की जो दूरी है वो 2 रुपए 20 पैसे सुन के पूरा विश्व चकित हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में 5 रुपए यूनिट से कम कहीं है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्य के अंदर ये बिजली से लगा करके सोलर की, और आने वाले समय में तो पंप स्टोरेज के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का हो, अब तो जैविक फसल उत्पादन को लेकर भी जैविक कपास की बात भी आने लगी है, ताकि जैविक काटन के जो कपड़े बनते हैं और काटन में भी जैविक होना चाहिए। आजकल गया जमाना के रासायनिक खाद के बलबूते पर सब प्रकार की फसल का उत्पादन करो, बदलता दौर है। वाकई वापस उस समय में आए जब ये स्प्रे करके हमारे सारे जमीन के फसल उत्पादन के समय जितने भी जीवाणु थे उनको मारने में, स्प्रे करने में गौरव महसूस करते थे। अब वापस घूम के आ गए, पृथ्वी गोल है, वापस भारतीय संस्कृति तरफ घूम के आ रहे हैं। तो हम तो पहले से वहां बैठे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से फसल का उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन अपने मध्य प्रदेश के अंदर होता है। हमारे यहाँ श्री अन्न से लगा करके कपास तक, और कपास के अंदर भी सब प्रकार की वैरायटी है। मैं आज के इस अवसर पर पहले तो ये समाज कल्याण विभाग को बधाई देता हूं, और एक बार फिर इसी प्रकार के आयोजन में आप बार बार बुलाते रहो। मैं सच में बहुत अच्छा लगा आकर के, देख करके सभी प्रकार के आयोजन का हिस्सा बना। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन और अग्रिम गणतंत्र दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। भोपाल के समस्त भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कथावाचक प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदीप मिश्रा का स्वागत शॉल उड़ाकर और श्रीफल भेंट करके किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों पर विचार विमर्श भी किया है। मुख्यमंत्री ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के योगदान की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। बात करेंगे तो उसमें भी एनर्जी, अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली के बिना तो उद्योग नहीं चल पाता। तो ऐसे में इस एनर्जी की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी एक एक चीज़ों पे बड़े अच्छे ढंग से भी अप्रिशिएट हुआ, और आगे की संभावना बहुत अच्छी है। इसलिए हमने बाकी भी इस गति को न रोकते हुए लगातार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवीकरण ऊर्जा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि उद्योग को बिजली के बिना नहीं चलाया जा सकता तो ऐसे में नवीकरण ऊर्जा के प्रति लोगों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नवीकरण ऊर्जा से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से फोकस किया है और इसका भविष्य उज्जवल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में गति को धीमा नहीं किया जाएगा, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से इसे और भी मजबूत किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवीकरण ऊर्जा न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि औद्योगिक विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार आने वाले समय में इस क्षेत्र में निवेश और अवसरों को और भी बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सीहोर जिले में मतदाता मैपिंग को पूर्ण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। तहसीलदार अमित सिंह ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सहायता मांगने वाले नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाए जाकर प्राप्त किए गए थे। इसमें उन्हें 2003 की मैपिंग के संबंध में जानकारी देनी थी। ऐसे मतदाता जो तत्समय मैपिंग संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए गए थे, ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 जो दस्तावेज है उन्हें प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। तो उसी के अनुक्रम में ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं नो मैपिंग के संबंध में सीहोर विधानसभा में लगभग 11,000 नोटिस जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त बाद में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के संबंध में भी नोटिस जारी किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें सीहोर विधानसभा में कुल लगभग 44,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी। इसमें से
9,500 लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी को सुधार दिया गया है। उसके पश्चात 35,000 जो शेष मतदाता है उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दावे आपत्ति आमंत्रित किए जा रहे थे। इसकी अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 थी। इसके अंतर्गत सीहोर विधानसभा में कुल 4,966 दावे आपत्ति 21 जनवरी की स्थिति में प्राप्त हुए। खबर भोपाल से है, जहां सोशल मीडिया पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने शिकायत दर्ज कराई है। भोपाल के एक स्थानीय थाने में मुस्लिम पक्ष ने आरोपी सुरेंद्र अरिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के प्रति आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणियां की हैं, जिससे समुदाय में आक्रोश फैल गया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और तुरंत संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को पहचान के साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया और इसके साथ ही बता दें कि जिम्मेदार पोस्ट करने की अपील भी की है। खबर उज्जैन से है, जहां तराना इलाके में हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करा दी है। उज्जैन के तराना इलाके में हाल ही में कुछ अपराधियों ने घटनाएं सामने आई हैं। शिकायतकर्ता शक्तिबाला जोशी की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में बताया गया है कि कुछ आरोपियों ने पत्थर फेंकने जैसी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिकायत के आधार पर 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। देश विदेश से आए भक्त अलसुबह मंदिर परिसर पहुंचे और बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए। भस्म आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने भगवान महाकाल से सुख समृद्धि की कामना की है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएनटीवी नेशनल।